मैं दिनेशर माँ पीताम्बरा अकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं वह है 23 अगस्त 2017 का एमपी पुलिस कांस्टेबल का ओल्ड पेपर कवर कर रहे हैं, जो सेकंड शिफ्ट का है। इसके पहले हम 9 पेपरों को कवर कर चुके हैं। ये हमारा 10वां पेपर है। जिन्होंने उन पेपरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पेपरों को देख सकते हैं। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन है हमारा, होलकर शासन के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर पूछा गया होलकर शासन के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, होलकर शासन के संस्थापक थे वो थे मल्हार राव। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो होलकर वंश के लोग थे वो होल गांव के थे, होल गांव के निवासी थे, जिसके कारण क्या है, होलकर कहलाए। और होलकर राजवंश की जो स्थापना की गई थी वो मल्हार राव से शुरू हुई थी 1721 में। और इनका जो राजवंश था मध्य भारत के इंदौर पर इनका शासन था। तो इनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के, ये भारत लिखा हुआ है भारत है, जबकि भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो भारत की अगर बात की जाए, सबसे समुद्र से लगा हुआ तट है वह है हमारा गुजरात से। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें अगर 33 जो ज़िले हैं, 33 में से 16 ज़िले ऐसे हैं जो क्या करते हैं, समुद्र के तट के साथ सीमा को जोड़ते हैं। और लगभग 1215 किलोमीटर जो है ये इसकी तट सीमा टच करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये जो है सरोद से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी। जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो ये क्या है, एक दिल्ली से हैं और एक प्रसिद्ध ही सरोद वादक है, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, यदि IJKMNO को ACTVSRX से कोडित किया जाता है तो मिलन को किससे कोडित किया जाएगा। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर नंबरिंग को मैच किया जाए तो नंबरिंग भी कहीं इनकी मैच नहीं कर रही है। यानी कि I के लिए JKLMNO, इसके लिए जो कोडित किया गया है वो क्या किया गया है, ACTVSRX, ये कोडित करके लिखा गया है। अब हमें इसमें ये समझते हैं कि इनकी अगर नंबरिंग देखी जाए तो नंबरिंग तो हमारी डिफरेंट हो रही है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, दूर दूर तक कोई भी इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें करते क्या है फिर हम, जैसे हमने देख लिया आई के लिए क्या यूज कर रहा है ए, जे के लिए सी यूज कर रहा है, के के लिए टी कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एम है तो एम के लिए क्या यूज़ किया, एस, तो इस वाले वर्ड को कोडित करना है। तो एम के लिए हम क्या लिखेंगे, एस लिखा है तो इसमें भी क्या लिखेंगे, एस। आई के लिए क्या लिखा है, ए, तो ए। फिर एल के लिए हमने देखा क्या है, वी, तो एल 2 बार आया है, ठीक है। आई के लिए फिर से देखा तो ए कोडित किया गया है। ओ के लिए आपने देखा लास्ट में क्या है, एक्स, और आपके पास क्या है एन के लिए सेकंड लास्ट क्या है, आर। तो आप देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका सही आंसर है। यानी इसमें हमें कोई नंबरिंग नहीं रखनी थी, जो दे रखा है उसको एक रूप से कोडित किया गया है। तो आई के लिए ए कोडित किया गया था, जे के लिए सी, तो हमें केवल और केवल एक एक वर्ड को कोडित करते हुए लिखना था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये हमारे भारत का जो है एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से आता है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1955 में की गई थी। 1953 में से प्रोजेक्ट टाइगर के में भी शामिल कर लिया गया था। और बात की जाए तो मध्य प्रदेश के किस जिले के अंदर आता है, तो ये मंडला जिले के अंदर आता है। और इसकी और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 940 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ स्थित है, कहाँ केंद्रित है। तो ये जो है पीथमपुर के अंदर स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। VR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो है इसका आंसर है महू। जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे 14 अप्रैल 1891 को इनका जो जन्म हुआ था इंदौर जिले के महू गांव के अंदर हुआ था, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है।
इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। इनका जो प्रिय नाम है उसे प्रिय नाम से इन्हें बाबा साहिब के नाम से इन्हें जानते हैं भारत के अंदर। और ये समाज सुधारक भी थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और एक लोकप्रिय नेता भी थे। और इन्होंने दलित समाजों के खिलाफ जो है उन ऐसे ऐसे अभियान चलाए जिससे उन्होंने सहायता मिल सके समाज में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ कहाँ स्थित है। तो इसकी बात की जाए तो ये स्थित है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उत्तराखंड जो हमारा है यह उत्तर भारत के अंदर स्थित है। ये जो केदारनाथ का मंदिर पड़ता है ये भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर रुद्रप्रयाग जिले के अंदर स्थित है। और यह जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, यह 4 धाम होने के साथ साथ 5 केदारनाथों में से एक है। और इसका जो दर्शन के लिए जो खुलते हैं अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का मंदिर का जो है दर्शन के लिए खोला जाता है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये जो हमारा स्थित है अमरकंटक के अंदर। अमरकंटक एक छोटा सा जगह है जो अनूपपुर जिले के अंदर आती है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो है स्थापना 2007 में की गई थी। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महानदी नदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब खालिस्तान में है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड ये तीनों में से कोई नहीं है। आंसर है इसका छत्तीसगढ़। अगर बात की जाए महानदी की तो महानदी का जो आपका मुख्य हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ से माना जाता है, क्योंकि महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल के लिए सबसे बड़ी नदी है। तो महानदी का जो मुख्य हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में से आता है, क्योंकि महानदी का जो उद्गम जो होता है रायपुर के समीप धमतरी जिले में से स्थित एक सिहावा नामक पर्वत श्रेणी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका जो प्रवाह है दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ये दक्षिण से क्या करती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, ऐसे इस प्रकार से बहती है। देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू जी हैं। तो 5 अगस्त 2017 को जो चुनाव हुआ था उसके अंदर गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, जो 11 अगस्त 2017 को उन्होंने क्या किया था, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पासे एक साथ फेंके जाएं तो 2 ऐसे नंबर आने की क्या संभावना है जिनका गुणनफल एक विषम हो। तो देखिए सबसे पहले एक पासे के 6 फलक होते हैं। तो आपने जब 2 पासों को फेंकना है तो 6 का स्क्वायर कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी निकल कर आती है, 36। अब हमें ही देखना है कि गुणा करने पर उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो एक पासे में कितनी विषम संख्याएं, 3। कौन कौन सी, 1, 3 और 5। अब इन दोनों को 2 बार फेंकना है तो 3 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, 3 का स्क्वायर, कितना आ गया, 9। इसको जब कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 1/4। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विषम ज्ञात कीजिए। तो हमें इन सभी में से एक डिफरेंट संख्या छांटनी है। तो देखिए हम देखते हैं इन सभी संख्याओं को, तो हमें कुल मिलाकर इसमें से एक ऐसी संख्या मिलती है 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। और हम किसी भी संख्या को इस प्रकार से नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और कोई भी हमारी संख्या ऐसी नहीं बन सकती है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में राजीव की रैंक शीर्ष से 6वीं और तथा नीचे से 41वीं है। तो उस कक्षा में कितने छात्र थे। देखिए ये टोटल स्टूडेंट्स जो हैं इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये राजीव बैठा हुआ है, ठीक है। अब शीर्ष से अगर बात किया, यहाँ से अगर देखा जाए टॉप से, तो इधर 5 स्टूडेंट बैठे होंगे और 6वां राजीव होगा। और अगर नीचे से बात की जाए तो 41वीं यानी 40 स्टूडेंट इधर बैठे होंगे, ये होगा हमारा कौन सा, 41वां। तो हमने देखा कि राजीव के ऊपर कितने बैठे हैं, 5, और नीचे कितने बैठे हैं, 40। तो इन दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ, 45। और एक राजीव बैठा हुआ है तो एक हमने इसको जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए, 46 स्टूडेंट हो गए इस पंक्ति के अंदर। ये रैंकिंग का आपका क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 46। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोड भाषा में माय स्वीट हार्ट का अर्थ इल्स एगेस एग्जा है। मैंगो इज स्वीट का अर्थ अंगेज मैंगो से है।
और मुंबई इज कॉस्टली का अर्थ बोम्बा से डेगरा है होता है। तो इस कोड भाषा में मैंगो को किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है ये हमें बताना है। तो आइए समझ लेते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। ये लिखा हुआ हमने इसको व्यवस्थित क्रम से लिख लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, स्वीट। तो स्वीट से स्वीट कट कर दिया, तो इन दोनों में इधर क्या मैच कर रहा है, एगेस से एगेस के कैंसिल कर दिया। फिर आपने देखा इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, इज। तो आपने इज से इज को क्रॉस कर दिया, तो इधर देखा आपने स्काई को स्काई से क्रॉस कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, इधर मैंगो बचा हुआ। मैंगो के लिए क्या यूज़ किया गया है, MNKOL, यानी कि आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें केवल मैच करके देखना होता है, मैच करने पर जो मिल जाता है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी या रिफाइनरी कौन सी है। तो अब बात की जाए इसकी रिफाइनरी की, तो ऑप्शन दे रखा है आपको सबसे पहले ही डिगबोई परिष्करणी या रिफाइनरी। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो डिगबोई तिल जो हमारा शोधनागार है, रिफाइनरी है, ये असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1991 में डिगबोई में स्थित किया गया था, इसलिए इसको डिगबोई या डिगबोई के नाम से भी जानते हैं। यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय से परिचालित रिफाइनरी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई का परिसरण या रिफाइनरी कंपनी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें करना क्या हमें, ये एक्स है, क्या है ये एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है कितना 39x52 और इधर दे रखा है कितना 278y। इन दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारा y2 y3x। ये पावर में नहीं है, यहाँ पर लगा हुआ है ऐसा कि पावर में दिया गया हो। तो देखिए अब ऑप्शन पुट करते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने देखा x के लिए ये वाला वैल्यू, y के लिए ये, अगर इन दोनों को हम जोड़ें यानी कि यहाँ पर 4 अगर पुट कर दें, 4 और 2 कितने होते हैं 6। तो ये 6 तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर कितना दे रहा है 3। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो आपने देखा x के लिए 4 यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए 2 कर सकते हैं, तो बिल्कुल 2 पुट कर दिया। जब हमने इसके लिए 2 पुट किया तो ये हो गया कितना 4। फिर आपने देखा आगे देखते हैं, 8 और 5 आपका कितना हो गया 13, बिल्कुल सही है। फिर 13 का आपका रिमाइंडर 1 बचा होगा। तो आपने देखा यहाँ पर x के लिए कितना माना था हमने 4, तो 4 और 7 कितना हो गया 11। 11 में एक आपने रिमाइंडर जोड़ दिया 12 बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही चल रहा है। फिर आपने देख लिया कि y का मान 2 है और यहाँ पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, जबकि ये तो 3 है, तो ज़्यादा ही आएगा, कम तो आने वाला है नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका दूसरा भी गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरे ऑप्शन को। तो यहाँ पर x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 4। तो आपने फिर से अगेन पुट किया, यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर लिया कितना x का मान कितना लिया 4, तो ये ले लिए 4। तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो y का मान कितना आ गया 6। तो आपने देखा 4 और 6 यहाँ पर तो सही हो रहे हैं सेट। अब आगे देखते हैं, जोड़ने पर 13 हो गया, रिमाइंडर 1 बचा। तो y का x का मान कितना है 6, तो 6 और 7 13 और 1 हो गया आपका कितना हासिल वाला 14 को आप यहाँ 4 लिखेंगे, तो y का वैल्यू भी 4 है, रिमाइंडर आपका फिर से 1 बचा। तो ये हो गया कितना 11, रिमाइंडर को जोड़ दिया 12, रिमाइंडर फिर से आपका 1 बचा, 3 और 1 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है, y का वैल्यू 4 आ रहा है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या करना है, सिंपली आपको जोड़ देना है x और y का वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आया है, हो सकता है आगे भी एग्जाम्स के अंदर आए। अच्छे से रिपीट करके समझें इसको, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में मैं दे रखा है 1 5 13 22 और 33। इस श्रृंखला को हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कितना ऐड किया जा रहा है इसके अंदर, इन दोनों में 5 ऐड किया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं तो ऐड किया गया कितना 8, और आगे देखते हैं तो इसमें ऐड किया गया कितना, सॉरी ये 7 ऐड किया गया है 7। फिर आगे देखते हैं तो आपने ऐड किया है 9। फिर आगे देखते हैं तो आपने ऐड किया कितना 11। तो आपको ये पैटर्न पता चल गया होगा कितना जोड़ा जा रहा है, 5 7 9 11। तो आगे जोड़ने वाले हम कितना 13, तो इसके अंदर 13 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है इसका 46। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न का दोबारा से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो इसमें आपने देखा फिर से 6 दे रखा है और कितना हो गया ये 11 हो गया। तो आपने देखा कितना जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ा गया है। फिर 11 से 21 हो गया यानी 10 जोड़ा गया है। फिर 21 से आपका ये 36 होता है यानी 15 जोड़ा गया है। फिर 20 जोड़ा गया है। तो आगे कितना जोड़ा जाएगा आपका 25 जोड़ा जाएगा। तो हम इसमें 25 जोड़ते हैं 25।
तो ये आएगा आपका 1 और ये आएगा आपका कितना 8, 81। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, ये जो है हमें प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, अब अभाज्य संख्या दे रखी हैं। तो इसके आगे अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 11, 11, 7, 13, ये क्रम बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की लगातार हमारे जो है हर पेपर के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, किसी किसी में 3 भी हो जाते हैं। जनरली लगभग 4 से 5 तो इसके क्वेश्चन रहते ही है। अच्छा चैप्टर है ये, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। कथन एंड निष्कर्ष। तो पहला कथन की बात करते हैं। कथन में दे रखा है कि कोई चम्मच प्लेट नहीं है। तो कोई भी स्पून, ये जो स्पून है इसका कोई भी हिस्सा, कोई चम्मच प्लेट नहीं है, तो आपने ये बना दिया अलग से प्लेट, इसका कोई भी हिस्सा इसके अंदर नहीं जाएगा। दूसरा आपको कथन दे रखा है सभी कांटे चम्मच हैं। तो पूरे के पूरे फ्रॉग जो हैं आपने इसको क्या बना दिया? कांटा बना दिया, कांटे को इसके अंदर रख दिया। अब चलिए देखते हैं निष्कर्ष में। तो कोई कांटा प्लेट नहीं है, तो क्या कांटा का कोई भी हिस्सा प्लेट के अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा है। यही उसने बोला है कि नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही निष्कर्ष है आपका। दूसरा, कुछ चम्मच प्लेट हैं, क्या चम्मच का कुछ हिस्सा प्लेट के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जा सकता कभी भी, क्योंकि उसने पहले ही कथन में बोल रखा है आपसे कि कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा। तो ये आपका गलत हो गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल एक अनुसरण आपका करता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी तारे उपग्रह हैं। तो आपने देख लिया पूरे के पूरे तारे हैं, इन्हें हमने उपग्रह बना दिए। फिर कुछ उपग्रह ग्रह हैं, तो आपने देख लिया कुछ उपग्रह को हमने ग्रह बना दिए। एक तो इसका चित्र ये बन सकता है, और एक और बन सकता है। एक और अगर बात की जाए तो ये बन सकता है कि ये तारे हो गए, ये हमारे पूरे पूरे उपग्रह हो गए, और ये पूरे के पूरे ग्रह हो गए। तो देखिए कंडीशन कोई भी बन सकती है। वैसे जनरली हम इस वाले चित्र को बनाएंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हम सोच सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह जो है तारे के अंदर नहीं जाएगा ऐसा, क्योंकि इसमें है नहीं तो हम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ ग्रह तारे हैं, तो आपने देख लिया कि कुछ ग्रह का हिस्सा तारे के अंदर इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन आपकी गलत होती है। यहाँ बोला गया कि सभी उपग्रह ग्रह हैं, क्या पूरे के पूरे उपग्रह ग्रह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो आपने देख लिया इस क्वेश्चन का जो आंसर है, कोई भी एक कथन आपका निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी साड़ी ड्रेस हैं, तो हमने क्या किया? पूरी की पूरी साड़ी जितनी भी हैं उनको ड्रेस बना दिया। फिर कुछ चूड़ीदार ड्रेस हैं, तो अब आपने देखा ये चूड़ीदार का कुछ हिस्सा जो है ड्रेस के अंदर चला गया। अब पहला निष्कर्ष जो कहता है सभी ड्रेस साड़ी नहीं है, तो आपने देखा कि सभी की सभी ड्रेस साड़ी नहीं है, क्या ये हो सकती हैं? ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सभी की सभी ड्रेस जो है आपकी साड़ी नहीं हो सकती कभी भी। तो फिर आपने देख लिया, दूसरा दे रहा है आपको कि कुछ ड्रेस चूड़ीदार नहीं है। तो कुछ ड्रेस चूड़ीदार नहीं है लेकिन कुछ हैं, तो आपने यहाँ देखा कि कुछ नहीं है, तो आपने देखा ये कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि हमें कुछ का तो पता है, कुछ नहीं का पता है नहीं इसमें। तो इसका आंसर जो होगा, फिर से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है, ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2015 में आयोजित NSSO स्वच्छता सर्वेक्षण के द्वारा कि भारत में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा घोषित किया गया था। तो इसकी बात की जाए, इसका आंसर है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो सिक्किम जो था भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था, क्योंकि इसका परसेंटेज जो निकल कर आया था वो 98.2% निकल कर आया था सर्वेक्षण के अंदर, जिसको सर्वेक्षण को किसने किया था? NSSO ने किया था 2015 के अंदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो चुनाव संग्रहालय की अगर बात की जाए तो ये हमारा दिल्ली के अंदर स्थित है, चुनाव आयोग या चुनाव संग्रहालय। देश के पहले चुनाव संग्रहालय का जो मुख्य रूप से चुनाव जो स्टार्टिंग किया गया था वो किया गया था नसीम जैदी ने किया था। तो यह जो है 1950 के बाद अब तक चुनावी इतिहास को दर्शाया गया है इसके अंदर कि किस प्रकार से क्या चुनाव हमारे होते हैं। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी अगर बात की जाए तो 1965 में की गई थी। मध्य प्रदेश के जो राज्य का विकास निगम है इसकी स्थापना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 में खालिस्तान को एक मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स या डी लिट की उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। तो ये जो किया गया था पुरस्कृत ये किया गया था प्रणब मुखर्जी को। 2016 के अंदर इन्हें काठमांडू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को खालिस्तान में पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था 2013 के अंदर पारित किया गया था। इसके पारित होने से लाभान्वित परिवारों में से प्रत्येक व्यक्ति को 3 रुपये में से 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 5 किलोग्राम चावल, गेहूं और मोटे अनाज की गारंटी दी जाती थी। तो इस विधेयक के अंदर देश के 82 करोड़ आबादी जो है इसके अंदर आती थी जिसको अनाज मुहैया कराया जाता था, जिसका प्रावधान था। 2013 के अंदर ये नियम बनाया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि REGIME को EIGMR से कोडित किया जाता है तो लगान को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन जिनके अंदर हमारा कोई भी डाटा मैच नहीं करता है उनके अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले इनको लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम ढूंढते हैं इसके अंदर पैटर्न बन क्या रहा है आखिर। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न बन क्या रहा है हम समझ लेते हैं इसको। तो हमने देखा है इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है फर्स्ट को सबसे लास्ट में लिख दिया गया है, तो इसको भी हमने इधर लिख दिया। ये एज इट इज़ लिखा हुआ है और ये एक्स क्रॉस में लिख दिया गया है, यानी कि फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा N और L जाएगा आपका सबसे लास्ट में। फिर दूसरा अपने प्लेस पर लिखा है और सेकंड लास्ट पे अपनी प्लेस पर है, तो A और A। फिर आपने देखा तीसरा और चौथा इंटरचेंज किया गया है, तो तीसरे और चौथे को इस प्रकार से इंटरचेंज कर दिया, तो A इधर आएगा और G इधर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर V आपको मिल रहा है, ये इसका सही आंसर है। या हम इनकी नंबरिंग लिख के भी चेंज कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा हमें इंडिया को HLAEV से कोडित किया जाता है, तो इसी प्रकार अमेरिका को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए ये सिंपल पैटर्न है बिल्कुल आपका। इसमें पैटर्न जो चल रहा है -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से चल रहा है। तो आपने क्या किया, 1 कम कर दिया तो Z आ गया, 2 कम कर दिया तो आपका K आ गया। फिर आपने देखा 3 कम कर दिया आपने इसमें से तो 2 आ गया, 4 कम कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर A आपका कंप्लीट बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माइनस करने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लुप्त पद लुप्त अक्षर को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इन क्वेश्चनों की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है। अगर आप चाहें कि बिना पैटर्न के बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन आया तो संभव ही नहीं है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। बस ट्रिक को समझना होता है, प्रैक्टिस जितना कर लेंगे आप उतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप समझते हैं इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले आपने देखा VCD और BC कहीं पर ऐसा मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल मैच कर रहा है। ये वाला जो श्रृंखला है वो यहाँ पर मैच कर रहा है। तब फिर आपने देखा कि DC और DC और फिर ये AD। तो यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाले पार्ट से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? A। अगर यहाँ पर A आने वाला है तो आपको ये पता चल गया कि इन सभी ऑप्शनों में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो A दे रहा है। हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम पुट करते हैं, पुट करने पर हमें यहाँ मिलेगा A और A, यानी पूरी की पूरी सीरीज हमारी कंप्लीट बननी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ABCD और BC। तो ABCD BC ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका इससे मैच कर गया। फिर आपने देखा ADC, तो ABD और ABD, यानी ये वाला पूरा पैटर्न इस वाले पूरे पैटर्न से मैच कर रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, ये इसका सही आंसर है। आपको इस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, आपको ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो सब समझ में आएंगे। अगर आपको लगातार क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को पॉज करके तुरंत अभी लाइक भी करें, जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और शेयर भी करते रहें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और इस प्रकार की मैं वीडियोज़ आपको लेकर आता रहूँगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं को एक क्रम में उपस्थित किया गया है, उसमें पता करना है गलत क्या है। तो हमने देखा सबसे पहले दे रखा है हमें कितना 8,
फिर 13, 21, 32 और 47, 63। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 का है। इन दोनों में डिफरेंस आपका जो है, सॉरी, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 5 का है। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा कितना, 8। अगेन देखते हैं तो इनका डिफरेंस निकल कर आ रहा है 11। तो हमें कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने देखा इन दोनों का कितने का डिफरेंस है, 3 का। इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 3 का। ये 3 का डिफरेंस है इनका। तो अगेन भी आपका यही चल रहा होगा। आगे भी आपका कितने का डिफरेंस आने वाला है, +3 का। तो आपको पता चल गया इसमें कितना जुड़ना चाहिए, 14 जोड़ने पर यहाँ पर क्या आएगा, फिर 47 आएगा, 46 आएगा। और जबकि दे रखा है कितना, 47। तो आपको ये पता चला कि ये वाला जो वर्ड दे रखा है गलत है। तो ऑप्शन इसका आंसर हो गया सी। क्या ये सही करने पर आगे भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो बिल्कुल होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आपने देखा फिर से अगेन 3 जोड़ते तो यहाँ 17 जोड़े जाते, और 17 अगर आप कितने में, 46 में जोड़ते तब आपको 63 मिलता। 46 के अंदर अगर हम 17 जोड़ते तो हमें 63 मिलता। अगर हम 47 में जोड़ेंगे तो 64 मिलेगा, फिर पैटर्न हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, 47, 47। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 46 आना चाहिए था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, उसको गलत संयोजन को पहचानना है। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है कितना, 47, और फिर दे रखा है 43। तो आपने देखा कि कितना माइनस किया है, 4 माइनस किया गया है, फिर माइनस का 2 किया गया है, माइनस का 4 किया गया है। अब कितना, माइनस का 1 कर दिया, जबकि ये वाला पैटर्न गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देख लेते हैं आगे कंटिन्यू करके। क्योंकि 2 अगर कम करते तो कितना मिलता, हमें 45 मिलता। फिर हम 45 से फिर से माइनस कितना कर देते, 4 कर देते तो हमें 31 मिल जाता। यानी कि पैटर्न इसके अंदर चल रहा है -2 और -4 और -2 का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आता हमारा, 35 आना चाहिए था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांडला राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है। तो देखो कांडला की बात की जाए तो ये गुजरात के अंदर आता है। तो हमारा ये कांडला जो है गुजरात के अंदर आता है। देखो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि मान लो कोई व्यक्ति रात को गुजर रहा था, कहाँ, गुजरात से। तो गुजरात है, गुजरात यानी रात में गुजर रहा था, तो उसको क्या, कांड हो गया। तो कांडला बंदरगाह में ऐसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा जानते हैं इस कांडला बंदरगाह के बारे में। तो ये कांडला बंदरगाह है जो पूरे के पूरे विश्व से आयात निर्यात के लिए जुड़ा हुआ है, काफ़ी फेमस बंदरगाह है। और इसका नाम आप बदल करके, कांडला बंदरगाह को बदल करके अब दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। एक कोड भाषा में पूरा का पूरा ये वर्ड दे रखा है, इसके लिए ये कोडित किया गया है, इसके लिए कोडित किया गया और इसके लिए कोडित किया गया, इस प्रकार से लिख दिया। हमें पता करना है कि फौरक के किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए इतने विचित्र से वर्ड दे देते हैं, समझ में नहीं आता कभी कभी इनको क्या पढ़ें। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम इनको क्रम से लिख लेंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। देखिए सिंपली हमने ये देखा कि इन दोनों के अंदर क्या मिल रहा है आपका, KLOL और KLOL। तो ये हम दोनों को स्क्वायर से हमने बंद कर दिया। तो इसमें स्क्वायर से इसको बंद कर दिया, इसको भी हमने स्क्वायर से बंद कर दिया। ये दोनों के दोनों बंद हो गए, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें और लास्ट वाले में क्या मिल रहा है, तो LOAK। तो इसको हमने सर्कल से स्क्वायर बंद कर दिया, सर्कल से इसको भी बंद कर दिया। इधर मिल रहा है टाई और टाई। अब हमारे पास ये जो वर्ड है, इसके लिए पहला वर्ड बचता है ये वाला, और इसी लाइन में कौन सा बचा हुआ है, KNOT, नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन इस वर्ष शुरू हुई थी। तो आप सभी को पता है कि 1853 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि भारत में सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो 18वीं शताब्दी के अंदर चलाई गई थी, जिसकी डेट थी 16 अप्रैल 1853, जो मुंबई से लेकर के बोरीबंदर स्टेशन तक चलाई गई थी, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाड़े के बीच में चलाई गई थी। ये पहली ट्रेन को जो है भाप इंजन के जरिए चलाया गया था, भाप इंजन। आजकल तो जो है इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं। आंसर है इसका 1853। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर एक विशेष प्रकार की समानता प्रदर्शित करते हैं। तो उनमें से भिन्न को हमें छांटना है। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें डिफरेंट है क्या। तो इसकी हम नंबरिंग में देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है कितना, 11, 12, 13, यानी ये +1 का पैटर्न चल रहा है आपका। 16, 17, 18 +1 का पैटर्न यहाँ चल रहा है। VCD +1 का पैटर्न यहाँ चल रहा है। आपने देखा लास्ट ये बचा है, अब इसमें ही कोई ना कोई पैटर्न मिल जाए, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम। फिर आपने देखा N 14, 16, 18, यानी +2 का पैटर्न चल रहा है।
तो यहाँ पर आपने देखा +2 का पैटर्न चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें, क्योंकि डबल का जो आपका 2 का डिफरेंस है और सभी में 1-1 का डिफरेंस है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। पहला कथन दे रखा है हमें, सभी लड़के खिलाड़ी हैं। तो आपने देख लिया कि सभी के सभी जो बॉयज़ हैं वो उनको क्या बना दिया, हमने प्लेयर बना दिया। फिर बोला गया है दूसरे कथन के अंदर, कोई खिलाड़ी बुरा नहीं है। तो कोई भी हमारा जो प्लेयर है वो क्या नहीं है, बैड नहीं है, तो आपने बना दिया बैड नहीं है एक भी, अच्छे हैं सब। निष्कर्ष की बात करते हैं, तो पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कोई लड़का बुरा नहीं है। देखिए कोई भी बॉय जो है क्या इस हिस्से में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल सही है इसका कहना, ये जो कह रहा है बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। दूसरा, सभी खिलाड़ी लड़के हैं। क्या पूरे के पूरे जो आपके खिलाड़ी हैं लड़के हो सकते हैं? क्या पूरे के पूरे बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको प्रीवियस क्वेश्चनों में भी बताया गया है कि बाहर से अंदर नहीं जा सकते, तो ये कंडीशन गलत होगी। देखिए अभी मैं ये क्वेश्चनों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तो अभी इस चैप्टरों का डिटेल्स नहीं है। इन फ्यूचर आगे वाला डेट्स में अगर इनका डिटेल्स में डाल दूंगा मैं चैप्टर्सों को पढ़ा कर के कम्प्लीटली। अभी जो आज की डेट में जब मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डेट आपका जो है 14 मई हो रहा है, 14 मई 2019। तो आपने देखा ये आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक ही अनुसरण करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियोस और भी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।